नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में पहला चैप्टर जो हम देख रहे थे, पत्र एवं डायरी, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पत्र और डायरी में उसमें हमने अगले लेक्चर में छठा कार्यालय पत्र वो हमने लास्ट में देखा था कि जिसके अंदर स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र वो हमने उसमें देखा था। अब इसके बाद 7वां पॉइंट है व्यवसायिक पत्र। उसमें अब आज हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम ये व्यवसायिक पत्र जो है उसके बारे में हम पहला थोड़ा जान लेते हैं। ये व्यवसायिक पत्र का पॉइंट है पुस्तक भेजने के लिए, पुस्तक विक्रेता को पत्र। ये जो व्यवसायिक पत्र है उसका पॉइंट क्या है? पुस्तक भेजने के लिए, पुस्तक विक्रेता के पत्र। उसमें भी ये जो आज हम पत्र देखने वाले हैं उसमें दो एड्रेस इसमें आएगा, जिसने भेजा है वो और जिसको भेजने वाले हैं वो, उसका दो एड्रेस यहाँ आएगा। तो यहाँ पहले जिसको भेजने वाले हैं उनका एड्रेस, तारीख 10 जुलाई 2011, सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड महोदय। ये जो पुस्तक भेजने के लिए जो पुस्तक विक्रेता को जो हम पत्र लिखने वाले जिसको हम व्यवसायिक पत्र कहते हैं, उसमें क्या है, पहले तारीख लिखाया हुआ है 10 जुलाई 2011 और सेवा में व्यवस्थापक, और उसके नीचे पुस्तकालय का नाम लिखा हुआ है गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड महोदय, ऐसा संबोधन कर कर उन्होंने ये व्यवसायिक पत्र की शुरुआत की। तो पहले हम इसके व्यवसायिक पत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है वो पहले हम देख लेते हैं। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। ये जो गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड है, वहां पत्र लिखा हुआ है व्यवसायिक, और वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ जो निम्नलिखित यहाँ बताया गया है, लिखा हुआ है वो पुस्तकों की मुझे आवश्यकता है और उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। अब यहाँ पुस्तकों का नाम लिखा हुआ है। पहला नाम है नन्हा कोश, जो रतिलाल नायक द्वारा रचित है, वो उनको चाहिए। दूसरा है नालंदा विशाल शब्द सागर, जो श्री नवल जी द्वारा रचित है। तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश, जो डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा अथवा डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा द्वारा रचित श्री बृहद हिंदी शब्दकोश। और चौथा पुस्तक का नाम है साहित्यिक मुहावरा, लोकोक्ति कोश जिसको कहते हैं, हरिवंश राय शर्मा द्वारा जो रचित है वो। ये चार पुस्तक उनको चाहिए। नन्हा कोश जो रतिलाल नायक द्वारा रचित है, जो नालंदा विशाल शब्द सागर जो श्री नवल जी द्वारा रचित है, बृहद हिंदी शब्दकोश जो तीसरा है, जो डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा अथवा डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा द्वारा रचित है, और चौथा है साहित्यिक मुहावरा जो लोकोक्ति कोश जिसको कहते हैं, वो हरिवंश राय शर्मा द्वारा जो रचित है, वो यहाँ बताया गया है। तो उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। कृपया
उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीपीपी यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजे। भवदीय, यहाँ उन्होंने जिसने पुस्तक मंगवाया है उनका यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है। भवदीय, प्रीति शाह, शांति भवन, एमजी रोड, राजकोट 360001, ये उनका एड्रेस है। ऊपर जो बताया हुआ है 10 जुलाई 2011, सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। बाद में उन्होंने लिखा, महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, इन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। बाद में उन्होंने 4 एक बुक का नाम लिखा पुस्तक का, और बाद में उन्होंने लिखा कि कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीपीपी यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजे। बाद में उन्होंने अपना एड्रेस लिखा, भवदीय, प्रीति शाह, शांति भवन, एमजी रोड, राजकोट 360001। ऐसे व्यवसायिक पत्र कैसे लिखा जाता है यहाँ हमने देखा। उसमें 2 एड्रेस आएगा, पहले जिसको भेजना है वो एड्रेस पहले आएगा, और बाद में जिसने भेजा है उनका एड्रेस आएगा। ऐसे है व्यवसायिक पत्र। हमने 7वां देखा। अब आगे देखते हैं। अब डायरी लेखन अब आता है। डायरी लेखन, तो ये जो डायरी लेखन है के बारे में थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। और डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। ये डायरी के बारे में बताया, डायरी लेखन के बारे में क्या बताया कि डायरी शब्द पहले तो अंग्रेजी भाषा का है, और डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी ऐसा शब्द का प्रयोग वहां होता है, किया जाता है। ये जो डायरी है वो निजी जीवन में अपने घटित प्रतिदिन अपने घटित घटनाओं का भी लेखा जोखा वहां लिखा जाता है अथवा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में जो घटित घटनाओं घटी है वो अथवा कोई कार्यों या तथ्यों की जानकारी वहां से प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में बैठी प्रतिक्रियाओं की भी अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन डायरी प्रतिदिन भी लिखी जा सकती है, सप्ताह में भी लिखी जाती है, साप्ताहिक जिसको हम कहते हैं, पाक्षिक यानी कि पक्ष में भी लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पक्ष पाक्षिक भी लिखी जाती है, अथवा मासिक, महीने में भी, महीने के अनुसार भी लिखी जाती है। अब डायरी लेखन की विशेषता क्या है, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें। तो
डायरी लेखन की विशेषता है। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। जो डायरी हम लिखते हैं उसमें ये जो यहाँ बताया गया गुण है उसके अंदर होने आवश्यक है। इसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने रखा है, क, ख, ग और घ। पहले हम क का देखते हैं। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। पहले हम देख लेते हैं, बाद में उनकी चर्चा करें। ख, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक। ग, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक। और घ, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ये 4 ऑप्शन जो डायरी लिखने की विशेषता है यहाँ बताया। पहला क्या बताया कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम से लिखा होना चाहिए। दूसरा है इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त और सारगर्भित तथा वास्तविक हो, झूठा लिखा न हो, जो वास्तविक हो वही लिखा हुआ होता है, और संक्षिप्त वर्णन किया होता है और सारगर्भित, सार के अनुसार भावार्थ लिखा होता होना चाहिए। ग, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। अगर हम तिथि भूल गए या कोई भी लिखने के समय जो घटना हम भूल गए तो अच्छा नहीं रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो स्थान का हमने उल्लेख किया है वो स्थान, तिथि, घटना और तथ्य का स्पष्ट रूप से उनमें उल्लेख होना आवश्यक है। और ग है कि डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता અને अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ये जो किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, चित्रात्मकता नहीं होनी चाहिए और अनावश्यक विस्तार, ऐसे डायरी लेखन करते समय हमें इनसे बचना चाहिए। ये डायरी लेखन का हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब डायरी लेखन के लाभ। डायरी लिखने से हमें क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक है। पहले हम ये कर लेते हैं, डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं, जिसमें पहला है इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी लिखने से हमारे जीवन में जो भी घटना घटी है की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ख, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै शनै बुराइयों से बचा जा सकता है। कि जो डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है और इसी कारण तो व्यक्ति दिन भर अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है उसका उल्लेख वहां डायरी में लिखा जाता है, और उसमें शनै शनै यानी कि बुराइयों बचा जा सकता है। शनै शनै जो हमारे अंदर बुराई है, बुराइयां है, उनसे भी बचा जा सकता है। ये डायरी के बारे में हमने बहुत सारी जगह पर लोगों को डायरी लिखते हुए देखा है, और हमें भी अपने जीवन में ऐसी एक डायरी लिखनी चाहिए जिसके अंदर हमने जो भी अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, उसका उल्लेख उनमें होना चाहिए। इससे हमारी बुराई ऐसी हम भी उससे बच सकते हैं। आजकल हम जो मूवी आती है उसमें भी हम देख रहे हैं, बहुत सारी मूवियों में एक डायरी मिलती है और उसके ऊपर पूरी कहानी शुरू होती है। डायरी में लिखा होता है ऐसा होगा ऐसा होगा,
ऐसा किया था, ऐसा करेंगे। तो इससे अच्छे काम और बुरे काम भी, जो दिन भर में जो अच्छे काम भी बुरे काम अच्छे काम किए हैं और जो बुरे काम किए उसका उल्लेख इसमें रहता है। और घ यहाँ बताया गया है। तो डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती। ये जो डायरी है उससे दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके पिछले जीवन में कैसे अनुभव हुए थे, कैसी घटनाओं घटी थी, उसकी जानकारी भी, वहां की संबंधित जानकारी भी उस व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। ये डायरी लेखन के लाभ बताए गए। आगे बढ़ते हैं। अब डायरी लेखन के उदाहरण यहाँ हमारे सामने रखा गया। तो डायरी लेखन के उदाहरण के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। तो इसमें पहला है डायरी लेखन के उदाहरण में अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखी। ये जो डायरी लेखन है में क्या है, अपने नए विद्यालय के, जब कोई नए विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो नए विद्यालय में पहले दिन की जो घटनाओं हुई है वो घटना अपनी डायरी में कैसे लिख दी जाती है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया। जैसे देखते हैं 7 अगस्त 2010 जामनगर। यहाँ तारीख बताई हुई है, दिनांक बताई हुई, 7 अगस्त 2010 जामनगर। अब देखते हैं आज नए विद्यालय में मेरा पहले दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पाथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास मुझे डरा रही। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया। ये जो डायरी लिखी हुई है नए विद्यालय पहले दिन की घटना हो, उसमें क्या लिखा पहले उन्होंने कि आज मेरे विद्यालय में पहला दिन था, उसमें मैंने विभिन्न प्रकारों के विचारों की मेरे मन में उथल पाथल चल रही थी। क्या मैं पहले दिन विद्यालय में जाऊंगा, क्या होगा, कैसे पढ़ूंगा, ऐसी विचारों की उथल पाथल हो रही थी। उसमें अनजानी अनेक आशंकाएं भी अनायास डरा रही थी। और यहाँ लिख रहे हैं कि 9 बजे मैं अपने पिताजी के साथ अपने नए विद्यालय में, जिनका नाम है आदर्श मंदिर, में मैं पहुंचा। और पहुंचने के बाद प्रधानाचार्य कक्षा में जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कुछ प्रश्न पूछे, उनका मैंने उत्तर भी दे दिया और मेरे इस उत्तरों से वो संतुष्ट नजर आए। और उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दिया, जो नए विद्यालय में तो प्रवेश के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो दे दिया। और तो उनके मन को भी राहत मिली। और थोड़ी ही देर में शुल्क यानी कि फीस की हम बोलते हैं वो आदि जमा करवाने के बाद यहाँ बताया गया है कि नई कक्षा में मैं पहुंच गया और अपने नए दोस्त, नए अध्यापक और आचार्य को मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में मैं आ गया। ये ऐसे डायरी पहले दिन की घटनाओं की, ऐसे घटनाओं के बारे में
ऐसे डायरी लिखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है, तो यहाँ दूसरा जो उसमें क्या है, वार्षिक परीक्षा के लिए एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। दूसरी डायरी है जिसमें वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व, जो वार्षिक परीक्षा के एक दिन की बात है, और उसमें अपना अनुभव अपनी डायरी में लिखिए। तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट, यहाँ डायरी लिखी गई है। अब हम देखते हैं डायरी में ये जो परीक्षा के वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व क्या अनुभव हुआ वो यहाँ लिखा हुआ है। हम थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर वो ढाढ़स बंधाया बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। ये अपने वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व यहाँ जो लिखा हुआ है वो हम सब जानते हैं। हमारे भी जब हमारी वार्षिक परीक्षा आती है तो हमें भी ऐसा अनुभव मिलता है। यहाँ क्या अनुभव लिखा हुआ है कि कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है और रात्रि के 1 बज गए, परंतु नींद नहीं आ रही है कि सुबह विज्ञान टेक्नोलॉजी की विषय की परीक्षा है, उसका पेपर है। इसलिए यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय रहता है कि कल क्या पूछा जाएगा और क्या मैं लिखूंगा। अचानक कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगह देखकर वो ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेट कहा और बत्ती बंद कर दी। और बिस्तर में पड़े पड़े वो नींद नहीं आ रही। सुबह विज्ञान टेक्नोलॉजी का पेपर था। और बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि पिताजी के चले जाने पर मैंने टेबल की लैंप जलाई और पुस्तक के पन्ने में पुनः पलटने लगा। और थोड़ी देर में मैं थक कर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। ऐसे अनुभव वार्षिक परीक्षा के एक दिन के अनुभव में जो डायरी में लिखाया गया है वो यहाँ बताया गया है। और इसके साथ ही हमने आज के लेक्चर में ये पत्र और डायरी जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ हमने पूर्ण किया। चैप्टर का नाम था पत्र एवं डायरी। तो इसमें हमने तो ये पत्र आदि सब देखे, उसमें हमने बहुत सारे पत्र भी देखे जिसमें निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र, ऐसे 7 पत्र हमने देखे। और बाद में हमने डायरी लेखन देखा, इसमें हमने 2, एक जिसमें विद्यालय में पहले दिन की घटना की प्रथम डायरी लिखी है,
अपनी डायरी लिखिए, वो देखा। और दूसरा लिखा वार्षिक परीक्षा के लिए दिन पूर्व के अनुभव में डायरी लिखी। ऐसे हमने दो डायरी की भी और डायरी भी हमने लिखी। अब यहाँ अभ्यास स्वाध्याय का मैं प्रश्न आप लोग को टिक करवा देता हूँ। जो आपको अपने होमवर्क में अपनी फेयर बुक में हिंदी की धोरण 8 की सेमेस्टर 2 की फेयर बुक है, उसमें आपको कौन से प्रश्न लिखते हैं, उसमें मैं आप लोगों को यहाँ टिक करवा देता हूँ। यहाँ पहला प्रश्न है अभ्यास के अंदर, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो आप लोगों को तीनों आप लोगों को लिखना है। आपकी हुई यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। दूसरा है बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। और दूसरा है अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। वो तीनों सवाल प्रश्न आपको लिखना है। अब प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो तुम क्या लिखोगे? वो आप लोगों को लिखना है। दूसरा है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? वो भी आप लोगों को लिखना है। अब तीसरा प्रश्न, दी गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। तो यहाँ प्रशासकीय शब्द बताए, उनके ऊपर आपको आधार पर आपको वाक्य बनाना है। जैसे अधीक्षक, प्रभारी, आयकर और प्रशासन, ये चारों आप लोगों को लिखना है। अब चौथा प्रश्न, डायरी के रूप में लिखिए। ये जो प्रश्न है वो डायरी का प्रश्न है, जिसमें लिखा है कि किसी एक पूरे दिन के अनुभव का विवरण आप लोगों को करना है। वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव, वो भी आप लोगों को लिखना है। और अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, तीनों आप लोगों को लिखना है। ये आपका होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ। अब स्वाध्याय पर आते हैं। ये जो स्वाध्याय बताया गया है उसमें आप लोगों को पहला प्रश्न है, उसमें नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वो आप लोगों को ये अनुवाद करना है अपनी मातृभाषा में। पूरे पूरे पैराग्राफ का आप लोगों को वो मातृभाषा में अनुवाद करना है। अब ये योग्यता विचार, ये योग्यता विचार है, आप लोगों को लिखना नहीं है, लेकिन क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं पत्र लेखन के लिए, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके संदर्भ में ही समझ कर ही आप लोगों को जो यहाँ होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है। उसमें पत्र में बोल बाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये पहली। दूसरी है, पत्र में आवश्यकता बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र की अधिक लंबी नहीं होना चाहिए, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। चौथा, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाई और अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाई और पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद ही अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के कलेवर के मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। और पत्र समाप्त होने पर नीचे बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध नाम लिखना चाहिए। आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ संबोधन अभिवादन आदि की तालिका यहाँ तय, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पत्र का प्रकार है व्यक्तिगत पत्र, यहाँ संबंध बताया हुआ है, पिता पुत्र, पिता पुत्र को, पुत्र माता को, माता पुत्र को, छोटा भाई बड़े भाई, भाई को बड़ा भाई, छोटे भाई को बड़ा भाई, छोटी बहन को या मित्र मित्र को। ये अभिवादन संबंधी और पत्र के समाप्त पर लिखे जाने वाले शब्दावली, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे ही ये ध्यान में रखकर ही आप लोगों को पत्र लिखना है। शिष्य गुरु को और गुरु शिष्य को जो पत्र लिखा जाता है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब व्यवसायिक पत्र कैसे लिखा जाता है? पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार, महोदय, महोदय, श्रीमान प्रबंधक,
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आप पत्र लिखो तो आप लोगों को ऐसे वाक्य का प्रयोग करना है। पुस्तक विक्रेता को आप जब पत्र लिखो तो आपको महोदय ऐसा संबोधन करना है, अथवा અને अंत में आपको भवदीय अपना नाम लिखने के समय भवदीय ऐसा संबोधन करना है। आप व्यापारी को लिखो तो श्रीमान प्रबंधक, आपको अंत में लिखना है भवदीय। ऐसे ही आप लोग जब कार्यालय पत्र लिखो तब किसी विभाग के, अगर किसी विभाग में आप लिखते हो तो आपको मान्यवर महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो लास्ट में जब अपना नाम के प्रयोग करो तो आप भवदीय अथवा निवेदक, प्रार्थी, विनीत ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। अधिकारी को लिखो तब भी आप लोगों को ये याद रखना है। और बाद में जब आप समाचार पत्र के संपादन को जब आप लिखो तो आपको श्रीमान संपादक महोदय, अंत में आपको लिखना है भवदीय निवेदक। आप ऐसे संपादनों को जब पत्र लिखते हो कार्यालय पत्र, तो आप लोगों को ये बातों का ध्यान रखना है। और प्रार्थना पत्र अंत में आता है जो प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और आपको जब अपना नाम लास्ट में लिखो तब आपको लिखना है विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य अथवा आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। जब कोई लड़की लिखे तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और लड़का लिखे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। और किसी अधिकारी को आप जब पत्र लिखो तो आप लोगों को मान्यवर महोदय ऐसा संबोधन करना है। और अपने आप में लास्ट में निवेदक, प्रार्थी, विनीत या निवेदिका ऐसा संबोधन करना है। ये ध्यान में रखकर ही आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोग को लिखना है। से शब्द शब्द बताए गए वो आप लोगों को, तो शब्द का उपयोग प्रयोग करके ही आप लोगों को ये होमवर्क करना है। अब डायरी के संदर्भ में आपको जो ध्यान रखना है वो यहाँ बताया गया है कि डायरी और आत्मकथा एक दोनों एक दूसरे से भिन्न है। कि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है। और जब भी डायरी में दैनिक जीवन की घटना वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोगों को ये डायरी के संदर्भ में भी सब यहाँ जो बताया गया है वो आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या है, अपने पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के पत्र एवं डायरी के संबंधित पुस्तक पढ़े, बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वो दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है और हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। ये सब आप लोगों को डायरी के संदर्भ में याद रखना है। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं, किस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां का पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिनको कोड क्या है वो आप लोगों को याद करना है, लिखना है। आपके घर डाक देने कौन आता है, उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए और प्रश्न और उनके उत्तर आपको लिखना है। अब संदेशा व्यवहार का आपको ये चित्र सिर्फ देखकर समझना है। पहला है वो यहाँ बताया गया, और दूसरा ये सब आप लोगों को चित्र देखकर समझना है जो यहाँ बताया गया है। अब ये आप लोगों को मैंने जानकारी दी, यहाँ तक का आपको होमवर्क जो आप लिखो ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है जो यहाँ बताई गई, वो सब ध्यान में रखकर ही आप लोगों को होमवर्क करना है। यहाँ हमने पहला चैप्टर पत्र एवं डायरी को यहाँ पूर्ण किया। और आप लोगों को जो होमवर्क करना है वो आप लोगों को ये जो हमने नियम बताए वो क्या आपको याद रखना है, और सब आप लोगों को उनके ध्यान में रखकर ही आप लोगों को करना है।